कौन कौन से मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए हैं सरकार की तरफ से? आप जितनी भी मिनिस्ट्रीज आप देखेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें डीजीएफटी और साइमल्टेनियसली हमें उन मिनिस्ट्रीज में जाके बात करनी होती है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स और बेनिफिट्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए हैं, तो इसका जो स्टडी है, अपडेशंस हैं, वो आप कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल प्रोसेस है ये। तो पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें समझना है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हमारे एक्सपोर्टर्स को अगर इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो गवर्नमेंट के कुछ इंसेंटिव्स हैं। किन कंट्रीज के साथ मैम ये ज़्यादा डीलिंग्स हमारे इंडिया में होती हैं? स्पेशली रॉ मटेरियल कहाँ से ज़्यादा मंगाया जाता है? स्पेसिफिकली जितने भी केमिकल्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। यूएसए और इंडिया के रिलेशंस में फॉरेन ट्रेड और स्पेशली फार्मा सेक्टर को मैं अगर बात करूं तो हम कहाँ खड़े हैं? इंडिया इज इन ए गुड पोजीशन और इज इन वेयर वी स्टैंड एज ए कंट्री? हम लोग इंडियंस जो है ना, एक स्ट्रगल के साथ हम बड़े होते हैं। यूएस ने अगर सैंक्शन लगाए, हाँ, हमने नई कंट्रीज की तरफ जहां हम नहीं गए थे हमने वहां देखा। यस, हम चेंज को अडॉप्ट भी करते हैं और फाइट भी करते हैं और उसमें सक्सीड भी करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार की कुछ अच्छी स्कीम्स जो एक्सपोर्टर्स के लिए हैं उनके ऊपर आप थोड़ा बताएं। तो मैं पहले नाम बताऊंगी। एडवांस लाइसेंस, DFIA, EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। फिर एक कैश इंसेंटिव आता है, रोड टैप और ROCTL, ड्यूटी ड्रॉबैक। आजकल जैसे रुपी की गिर रहा है मतलब, और ये कब बढ़ेगा? कोई आपको क्या लगता है? मतलब हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करने होंगे, क्या करना होगा? हमें रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल, यस, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग में काम करना होगा। सरकार ओवर ए पीरियड आपको लगता है अच्छा काम कर रही है? बहुत से बिजनेस हाउसेज में आप मिलेंगे, उनको लगेगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक्सपोर्टर हैं, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर जाना होगा, किसी को बोलना होगा साहब ये मेरा प्रोडक्ट है। सर, सरकार आपको एरोप्लेन का किराया भाड़ा भी दे रही है। नमस्ते, मेरा नाम शिव सिंगल है। द बिजनेस सर्कल के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जुड़े हुए विषयों के एक्सपर्ट हैं। आइए मुलाकात करते हैं CA रेखा जांगी जी से। रेखा जी, नमस्कार। आपका हमारे इस विशेष अंक में स्वागत है। और जैसा हम जानते हैं, फॉरेन ट्रेड एक ऐसा विषय है जो न केवल सरकारों को जोड़ता है बल्कि बहुत सारे बिजनेसेस उसके ऊपर डिपेंड हैं, इंपोर्टर्स से लेके एक्सपोर्टर्स तक, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, यहाँ तक कि देशों की कूटनीतियाँ भी आजकल फॉरेन ट्रेड से चलती हैं। आप इस विषय पर बहुत सालों से अपनी सेवाएं इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को देते आए हैं। तो इस शो की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका परिचय, आपका बैकग्राउंड, और फिर हम विषय पर आएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट करा। तो बेसिकली 2012 में मैंने अपना CA कंप्लीट किया था। CA कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 साल जॉब करा और ड्यूरिंग दैट 1 ईयर मुझे ये फील हुआ कि 9 to 5 जॉब मैं नहीं कर सकती जी। तो जो मेरे सीनियर पार्टनर हैं श्री कुलदीप कुमार गुप्ता जी, मैं सर के पास गई। मैंने सर को बोला कि सर जॉब तो नहीं जा रहा। तो सर ने मुझे बोला कि आप DGFT का काम कर लो। सो आई वॉज लाइक DGFT मैंने, मतलब जब हमने पढ़ाई करी तो ये सब्जेक्ट हमने कभी नहीं पढ़ा था। फॉरेन ट्रेड हमारे कोर्स में नहीं था जी। तो मैंने कहा सर मुझे तो कुछ नहीं पता DGFT के बारे में। तो सर ने कहा ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप वहाँ जाइए, एक बार आप स्टार्ट करो, आप उनसे बात करो। तो DGFT में ही एक काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे, मैं उनके पास गई, मैंने बातचीत करी कि सर मुझे ये काम करना है। तो सर ने कहा ठीक है, आप काम लेके आओ। तो फिर कई बार लगता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो जी जी, फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाती हैं। एक काफ़ी सीनियर इम्पोर्टर थे, मैं उनके पास गई क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैंने सर को बताया कि सर मैं ये DGFT का काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो सर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक क्लाइंट है, मैं आपको उनका रेफरेंस देती हूँ। तो जयपुर में काफ़ी बड़ी कंपनी है, ग्रेविटा इंडिया। ओके। वो लोग क्या करते हैं, जैसे
हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है, प्रोडक्ट्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है जी। वो प्रोडक्ट्स जो हम फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके प्रोडक्ट्स जो रेस्ट्रिक्टेड है मींस यू कैन इंपोर्ट बट विद सम परमिशंस, ओके एंड देन प्रोहिबिटेड गुड्स। ऑलराइट सो प्रोहिबिटेड गुड्स यू कैन नॉट इंपोर्ट। राइट तो उनका जो प्रोडक्ट था वो था बैटरी स्क्रैप, जिससे कि कंपनीज लेड निकालती हैं। जी उनका अराउंड 100 CR की एक एप्लीकेशन थी जो DGFT हेडक्वार्टर्स में लगानी थी। जी जी तो मुझे वो पहला काम मुझे वहाँ से मिला, ओके और फिर जब मैंने वो काम किया वो लाइसेंस भी अप्रूव हो गया डिपार्टमेंट से। काफ़ी टेक्निकल होती हैं एप्लीकेशंस। जी जी तो इस तरह से मैंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जर्नी स्टार्ट करी। मैंने जिन सब्जेक्ट्स को 5 इयर्स पढ़ा, राइट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, GST, यस वो सारा तो पीछे रह गया। राइट एंड देन दिस इज हाउ आई स्टार्टेड दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की प्रैक्टिस। एक्सीलेंट। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मैटर्स में डील करते हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे एक्सपर्टीज़ काफ़ी कम है लोगों की, और कहीं ना कहीं ये हमारे करिकुलम में भी बहुत एज ए फोकस नहीं किया जाता है इसके ऊपर। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ CA रेखा जी की जर्नी, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं रही हैं, वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से रही हैं, और उसके बाद उन्होंने CA किया और एक ऐसे वर्टिकल में अपने आप को एंटर किया जो बड़ा अननोन वर्टिकल है, जहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बहुत कम है। और फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए जो विषय होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनके अंदर क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होती हैं पॉलिसी लेवल पे भी, कंप्लायंस लेवल पर भी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और सरकार की बहुत क्लोज नज़र होती है उसके ऊपर, और बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स विषय में जहाँ पर आपको फाइनेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ पर लीगल भी होना चाहिए, जहाँ पर सरकार के वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और बड़ा सेंसिटिव एरिया है यहाँ काम करने के लिए। तो मैं सबसे पहले दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए हैं सरकार की तरफ से, जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है। ओके तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि लेट्स सपोज सबसे पहले आप जब एक्सपोर्ट करते हैं जी, तो आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्शन करना होता है प्रोडक्ट या सर्विस जो हाँ, भी है कि आप क्या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की ज़रूरत होती है। ओके अब मैं ये कहूँ कि जैसे मैं बैटरी स्क्रैप की बात करूँ, जी जी जी, जब हम ये जो लाइसेंस है जो बैटरी स्क्रैप के लिए हमें डिपार्टमेंट से लेना होता है, राइट ये जैसे बैटरी जो यूज बैटरीज हैं वो हजारडस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। राइट राइट, जब मुझे यूज बैटरीज इंपोर्ट करनी है तो मेरी एक एप्लीकेशन जाती है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, ओके DGFT को NOC चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, ओके, क्योंकि वो सारा जो एनवायरनमेंट को कितना हजारडस है, हाँ, अगर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ आपको उस डिपार्टमेंट से अगर NOC नहीं होगी आपके पास, यस, तो वो लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स नहीं हैं उनके साथ भी एंटेंगलमेंट हो जाता है मेन डिपार्टमेंट्स का। बिल्कुल, जैसे अगर मुझे लाइव स्टॉक से रिलेटेड कुछ लाइसेंस चाहिए तो मुझे एनिमल हस्बेंड्री में जाना होगा। अगर मुझे एनवायरमेंटल रिलेटेड मुझे कोई लाइसेंस चाहिए जो मेरा प्रोडक्ट है तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ आपका एनवायरनमेंट में जाना होगा। जैसे अभी मेरे क्लाइंट ने कुछ रडार्स इंपोर्ट करे हैं, तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में लाइजनिंग करनी है। अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड आइटम है तो या तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। यस। तो आप जितनी भी मिनिस्ट्रीज आप देखेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें DGFT और साइमल्टेनियसली हमें उन मिनिस्ट्रीज में जाके बात करनी होती है। राइट, उसका रीज़न ये है कि आपने कोई हजारडस मटेरियल इंपोर्ट करा, तो गवर्नमेंट मेक श्योर कि आपके फैक्ट्री में वो वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए प्रॉपर सारे रिसोर्सेज हैं। राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि बैटरी से जो केमिकल्स निकले वो लैंड में चले जाएंगे, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके पास पूरे रिसोर्सेज होने चाहिए। तो वही कंपनीज एलिजिबल हैं जिनके पास स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज की NOCs हैं।
ओके, तो इसका मतलब और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अदर देन गवर्नमेंट के जो डायरेक्टली स्पेसिफिकली फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी आपको डील करना पड़ता है। उनके साथ भी डील और सरकार की बहुत सारी स्कीम्स और बेनिफिट्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए हैं, समय समय पे आते भी रहते हैं। तो उन और वो वेरियस सेक्टर्स को भी बिलोंग करते हैं। तो इसका जो स्टडी है, अपडेशंस हैं, वो आप कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल प्रोसेस है ये। हाँ, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट वाइज बात करूँ या सेक्टर वाइज बात करूँ, तो जैसे अभी हम डील कर रहे हैं फार्मा में, हम डील कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, हम डील कर रहे हैं केमिकल है, आपका कैपेक्सिल है, हैंडीक्राफ्ट है, सर्विसेज हैं, फूड हैं, आईटी सेक्टर है, वो हम सर्विसेज में चले जाते हैं। सो देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड सर्विस एक्सपोर्ट। राइट। तो अगर मैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करूं तो ये सारे सेक्टर्स में हम डील करते हैं, बट अगर बेसिक लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे पॉलिसी है वो सेम है। तो पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें समझना है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। यस यस। सो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, और हमारे एक्सपोर्टर्स को अगर इंटरनेशनली compete करना है तो गवर्नमेंट के कुछ इंसेंटिव्स हैं। राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कोई एक कंपनी है जो मेडिसिन्स बनाती है। आप देखेंगे कि मेडिसिन्स का जितना भी रॉ मटेरियल है, केमिकल्स हैं, वो चाइना से इंपोर्ट होता है। यस यस। तो अगर मुझे 10 करोड़ का कोई केमिकल इंपोर्ट करना है और उसको प्रोसेस करके मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है, तो जो एक अप्रॉक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो 28%, 30% आता है, and this 28% includes 18% GST also, IGST also. Right. तो जैसे ही हमारे मैन्युफैक्चरर ने एक्सपोर्ट करने के लिए आइटम इंपोर्ट करा तो मेरा 30% की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। yes, yes, yes. तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन। ओके। सो इन दैट स्कीम वॉट एवर रॉ मटेरियल यू विल इम्पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लेगी। अब गवर्नमेंट ने हमसे ड्यूटी नहीं ली, तो अब उसको सारा ट्रैक कैसे करेंगे? तो एक्सपोर्टर के लिए कंप्लाइंसेस हैं विद इन 18 मंथ्स। ओके। लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा, तो मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन के साथ आपको उसको एक्सपोर्ट करना है विद इन 18 मंथ्स। ओके ओके। तो कहने का मतलब है मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा, मैंने उसको प्रोसेस करा, मैंने उसमें वैल्यू एड करा और उसको एक्सपोर्ट करा। किन कंट्रीज़ के साथ मैम ये ज़्यादा डीलिंग्स हमारे इंडिया में होती हैं? स्पेशली रॉ मटेरियल कहाँ से ज़्यादा मंगाया जाता है, कहाँ एक्सपोर्ट होता है, या सब कंट्रीज़ का चलता रहता है आना जाना? ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर मैं फार्मा की बात करूँ तो स्पेसिफिकली जितने भी केमिकल्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। ओके ओके। तो हमने बात करी एडवांस लाइसेंस की फॉर एक्सपोर्ट। तो हमने अब अगर एक्सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए। उसके लिए एक अलग ही स्कीम है, दैट इज कॉल्ड EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ओके। सो अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मशीन्स चाहिए, जी जी, तो आप वो लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट गवर्नमेंट आपसे ड्यूटी नहीं लेती। ओके। देन अगेन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस आर देयर कि अगर आपने 100 रुपीज़ की ड्यूटी बचाई है तो इन 6 ईयर्स 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना है। तो क्या ये एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स इन सब स्कीम्स को लेके इनको सब अपडेटेड रहती हैं? नहीं। अच्छा। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, 2015 में एक स्कीम आई थी, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ओके। ये स्कीम थी सर्विस एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा। सो जो भी सर्विस एक्सपोर्टर्स जी, जिसमें कि आपका टूर ऑपरेटर्स हो गए, आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, रिसर्च में हमारा सर्विस एक्सपोर्ट होता है। तो वो स्कीम ये थी कि अगर आपकी अर्निंग्स हैं इन फॉरेन एक्सचेंज, तो गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स दे रही थी, दैट इज 5% और 7% ऑफ FOB, सो वॉट एवर यू अर्न। ठीक है। उस स्कीम में एक छोटी सी लाइन थी कि टू अवेल दिस स्कीम एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट यू हैव टू हैव एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अच्छा, ठीक है। और आप देखिए कि जो टूर ऑपरेटर इनबाउंड सर्विसेज दे रहा है उसको कभी पता ही नहीं था कि मुझे IC चाहिए। राइट। तो मैंने देखा पूरे उस ड्यूरेशन में इन करोड़्स में लोगों ने वो बेनिफिट लॉस किया है।
राइट। बिकॉज उनके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं था। स्कीम्स हैं बट अपडेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, हाँ। पता नहीं है। आप देखिए कि मैं एक्सपोर्टर्स के लिए मैं क्या बोलूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जी, अगर आप उनको पूछोगे DGFT, उनको नहीं पता, क्योंकि वो नॉर्मली डील नहीं करते उन सब विषयों में, वो नॉर्मली डील नहीं करते। तो ये इतना बड़ा सेक्टर, मतलब मुझे लगता है बहुत स्पेस है यहाँ पर करियर एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेशली लीगल बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी, और फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए तो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो कैलकुलेशंस और नंबर समझते हैं। सर इतना स्कोप है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि आप खाली इंडिया नहीं, आप इंडिया मत देखिए। जी जी। मेरे एक एक्सपोर्टर हैं जो पेपर बैग्स एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। गुड़गांव में उनका यूनिट है। उन्होंने मुझे कहा, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स की, ओके। हमने अभी बात करी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। यस। अब मैं आ जाती हूँ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है। ठीक है। तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट है। यस। जैसे मोदी जी ने अभी ओमान से किया, हाँ हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, हाँ। अभी UK के साथ हुआ। यस यस। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड के साथ अभी हुआ है हाल ही एशियन में, फ्री कंट्रीज ट्रेड हैं, पॉलिसी हाँ, आई है। हाँ। तो उसमें क्या है, ड्यूटी स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। अगर पेपर बैग इंडिया से US गया, हाँ। तो US में एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट क्या ड्यूटी होगी। ठीक है। सेम पेपर बैग चाइना से भी US जा रहा है, ठीक है। वियतनाम से भी US जा रहा है। यस यस यस। अब जो एक्सपोर्टर यहाँ बैठा हुआ है, उसको सबसे पहले क्या देखना है कि बाकी जो कंट्रीज हैं जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, हाँ। उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर US में एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट क्या है। तो इसका मतलब ना केवल आप अपना स्टडी करते हो, बाकी अपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, ग्लोब अक्रॉस द हैं, वर्ल्ड है। उनका भी स्टडी करते जी, हो। तो इसीलिए मैंने कहा अगर हम स्कोप की बात करें तो स्काई इज द लिमिट। तो आप इसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स एज वेल एज फॉर इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए भी कुछ ऐसा आपकी योजनाएं हैं करने के लिए? बिल्कुल, मेरा प्लान है दिस 2026 में मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड जितने भी आपके कंप्लायंसेस हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके, राइट, क्योंकि हमें रिसोर्सेज चाहिए। जी 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 जी। और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारी अब तक, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, वो भी अपडेट हो रही है ऑन डेली बेसिस। डिजिटलाइजेशन आ गया, अभी हमें इनकम टैक्स के लिए जाना नहीं होता, इनकम टैक्स ऑफिस। तो वो हमारे पास वो समय भी बच रहा है और एनर्जी भी बच रही है। तो और यहाँ सरकार बहुत हैवीली जो है अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रही है, उनका थॉट्स पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। ओके, वेरी गुड। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में आपकी जो है सेवाएं और प्रोग्राम्स लर्निंग ले सकते हैं। साथ साथ मैं चाहूँगा कि बहुत सारे नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं इंडिया में। ऐसी कई सारी स्कीम्स भी हैं सरकार की जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रही हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने का प्लान है? सर देखिए, बिल्कुल, जब भी मैं किसी एक्सपोर्टर से इंपोर्टर से मिलती हूँ जी, तो हमारे यहाँ इंडिया में प्रैक्टिस क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो सब कुछ करना चाह रहा है। राइट। वो मैन्युफैक्चर भी करना चाह रहे हैं, वो बैंकिंग भी खुद ही देखना चाह रहे हैं। हाँ। वो खुद ही चाह रहे हैं कि मुझे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए भी मैं खुद ही कर लूँगा, हाथ पैर मैं मार लूँ। बट मैंने हमेशा जो यंग जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ कि सर आप बिजनेस पे फोकस करें। यस यस यस। और जितनी भी कंप्लायंसेस हैं वो हम जैसे प्रोफेशनल के लिए आप छोड़ दें। यस यस यस। क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, हमें पता है कि हमें कैसे कंप्लायंसेस पूरी करनी है और किस स्टेज पे पूरी करनी है। यस यस। तो जो भी नए एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छे एक्सपर्ट की अगर हेल्प लेते हैं जी, तो आपका बिजनेस भी ग्रो होता है। यस। क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट में इतने सारे इंसेंटिव्स हैं, बेनिफिट्स हैं, हाँ, जो कि लोगों को नहीं पता और वो रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे नए भी आते रहते हैं। और सर आज अभी डेली बेसिस पे अपडेट्स हैं, डेली बेसिस। जैसे मैं एक सेक्टर देखता हूँ, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री इंडिया में स्पेशली कोविड के बाद दोबारा से एक तेज़ी से बढ़ रही है और टूरिज्म भी बढ़ रहा है और इन लोगों को भी बहुत सारा सामान मंगाना पड़ता है बाहर से। तो
और उससे रिलेटेड भी बहुत से, और इनफैक्ट हमारे यहाँ से भी बहुत सारे उधर सेटअप हो रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस सेक्टर में भी आप काफ़ी, मुझे लगता है, रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, रोल प्ले मैं कर भी रही हूँ। आगरा ताज जो है, जी। तो जब उन्होंने, तो मैं बेसिकली अभी थोड़ा सा मैं EPCG के बारे में बताऊंगी। तो EPCG इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, राइट। इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट, और उस एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी कैपिटल गुड्स चाहिए आपको, वो आपको ड्यूटी फ्री अवेलेबल है गवर्नमेंट में। ओके। अब अगर एक होटल है, होटल के लिए एक्सपोर्ट इज फॉरेनर्स आ रहे हैं, हाँ, वो फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। यस यस यस। मतलब कस्टम बाउंड्रीज में कोई भी गुड्स क्रॉस करने की उनको जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज। यस यस। एंड फॉर होटल इंडस्ट्री, लाइट्स, किचन इक्विपमेंट्स, कारपेट्स, लिफ्ट, लॉक्स, मैट्रेसेस, टब्स, एवरीथिंग इज कैपिटल गुड्स। ओके। तो जब इन्होंने अपनी एक नई बिल्डिंग बनाई थी होटल की, तो सर हमने इनको 130 लाइसेंस दिलाए थे। अच्छा। EPCG के। ओके। उन्होंने मैट्रेसेस इंपोर्ट करे, उन्होंने किचन इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करे, और हमने लाइसेंस दिलवाए। फिर मशीन्स आई, फिर उनकी इंस्टॉलेशन हमने करवाई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट, क्योंकि ये लाइसेंस 6 इयर्स के लिए होता है, राइट, तो आपको गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस हैं। हाँ। मशीन्स इंस्टॉल होती हैं, आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। yes. अगर आप नहीं करेंगे, देन देयर आर पेनल्टीज, ह्यूज पेनल्टीज। ओके। एंड देन देयर आर 2 blocks, 1 block is for 4 years, another block is for 2 years. तो इन फर्स्ट ब्लॉक यू हैव टू कंप्लीट 50% ऑफ योर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो वो हमें ध्यान रखना होता है। एवरी ईयर कुछ कंप्लायंसेस जाती हैं, रिपोर्ट्स जाती हैं गवर्नमेंट में। देन एट लास्ट जब आपका एक्सपोर्ट पूरा हो गया, तो आपको वो रिडीम के लिए लाइसेंस डालना होता है। तो आपको सारे जो चेकलिस्ट से कंप्लीट करनी होगी, वो चेकलिस्ट कंप्लीट करनी होती है। तो इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट की सर्विसेज चाहिए। क्योंकि जब एक सर्विस सेक्टर में, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर की आपने बात करी, वो लोग अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, तो वो इन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे। नहीं, और मिस होना है, और फिर पेनल्टीज देंगे। क्योंकि नॉर्मली लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स तो हैंडल कर लेते हैं। इनफैक्ट जो टैक्सेशन की कंप्लायंसेस हैं वो भी कर लेते हैं, क्योंकि वो वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, ओवर ए पीरियड बिल्ड होती है। बट खास तौर पे जब आप स्पेशल बेनिफिट्स ले रहे हो, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मिस हो जाती हैं। बिल्कुल मिस होती हैं। सर मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ने लाइसेंस लिए, मशीन इंपोर्ट हो गई, वो भूल गए। ओके। और 10 इयर्स के बाद शो कोज नोटिस गया उनके पास, और वो कह रहे हैं कि ये क्या है। ओह माय गॉड। फिर अभी होता क्या है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो और उस वक्त बड़ा भारी पड़ता होगा उनको, उस वक्त बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि जो भी ड्यूटी आपने सेव करी, एवरी ईयर आपको गवर्नमेंट को 15% इंटरेस्ट देना है, अगर आपने कंप्लायंसेस पूरी नहीं करी तो। तो जितना उस समय उन्होंने बचाया ना, उससे 4 गुना वो उनको देना पड़ रहा है। तो इसलिए, और ऑब्वियसली बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको कंप्लायंस है वो करनी पड़ेगी। तो मेरा पॉइंट ये है, मैं यहाँ पे कंप्लायंसेस बता रही हूँ, मैं पेनल्टीज की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्कीम्स अच्छी नहीं है। ये स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, और अगर हमें ग्रो करना है, इंडिया को अगर ग्रो करना है, हमें जो डेफिसिट है हमारा USD का, वो अगर कम करना है, तो ये स्कीम्स बहुत फ्रूटफुल है। क्योंकि आप ये सारा बेनिफिट जब लेते हो, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, और आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकते हो। बस आपको एक अच्छे एक्सपर्ट की जरूरत है, आपको एक पॉलिसी क्या कह रही है उसको समझने की जरूरत है। और जितना हम इसको समझेंगे, इन सारी पॉलिसीज़ को, सरकार की इंटेंशन को, उनकी स्कीम्स को, तो हम बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और फाइट कर पाएंगे ग्लोबल वर्ल्ड में। इंटरनेशनल मार्केट को आप समझ पाएंगे, आप गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट समझ पाएंगे, आप अपना कॉस्ट आपको कहाँ कम करना है, आपको कितना प्रॉफिट करना है, वो समझ पाएंगे। मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर इस विषय पे उनको समझना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस हैं, नंबर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, P&L से रिलेटेड है सब कुछ, सारी चीज़ें, और आपकी कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है हर चीज़ में। तो वो एक मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है, पर साथ साथ में अगर वो फाइनेंस बैकग्राउंड का बंदा हो, तो अगर वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फील्ड में, मतलब आपसे बड़ी अच्छी बात है, जानने को मिला
कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं इस फील्ड में जाते। मैं आपको बताती हूँ, उन्हें लगता है शायद ये लीगल ज़्यादा है और फाइनेंशियल कम है, बट एक्चुअली ये लीगल और फाइनेंस का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। जब डिपार्टमेंट हमसे क्वेरीज करता है, जी। जब भी हम लाइसेंस इशू करवाते हैं या रिडीम करवाते हैं, तो हमें बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, हाँ, हमें जीएसटी का एंगल देखना होता है, यस, हमें लॉ का भी एंगल देखना होता है, हाँ, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। यस यस। तो इसलिए जो एक चार्टेड अकाउंटेंट, क्योंकि हमने सभी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, जी जी जी। तो जो डिसीजन हम ले पाते हैं वो एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का पर्सन वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। मैं समझ सकता हूँ। एक किसी ने मतलब एक पोएम लिखी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, उसमें ये था कि देश और विदेशों तक, खेत और खलियानों तक, सरकार के खजानों तक लेन देन जो हो रहा उस पर है इनकी नज़र। ये जो कुछ बोल दें राज कई खोल दें, प्रहरी हैं इस देश के विश्वास के निर्लेप के, सम्मान है इस देश की ये शान है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आप ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि आपने एक ऐसा उनके लिए एक वर्टिकल क्रिएट करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिस पर वो आगे जाके इससे ना केवल उनका प्रोफेशन मजबूत होगा, बल्कि इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत अच्छी सर्विसेज सॉल्यूशन उनको मिलेगा। तो इस चर्चा को हम अपनी जारी रखते हैं मैम, और आगे मैं एक विषय है आजकल बहुत चल रहा है यूएस को लेके, स्पेशली फार्मा इंडस्ट्री को लेके। तो बहुत सारे जो हमारे पास हमारे ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये जो फॉरेन ट्रेड है ये डिप्लोमेसी का विषय भी है। इसके थ्रू देश एक दूसरे के साथ साथ अपनी रणनीति भी तय करते हैं। व्यापार केवल व्यापार नहीं है, केवल गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान नहीं है, इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यूएसए और इंडिया के रिलेशंस में फॉरेन ट्रेड और स्पेशली फार्मा सेक्टर को अगर मैं बात करूं, तो इसके विषय पर आप अपने मतलब जो आप फील करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, इंडिया इज़ इन ए गुड पोजीशन और इज इन वेयर वी स्टैंड एज ए कंट्री। सर देखिए, जब भी हमारी लाइफ में और हमारे देश की लाइफ में, जी जी जी, ठीक है ना, जब भी कोई चैलेंज आया है ना, राइट, तो हमने हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखा। हाँ हाँ हाँ, यूएस ने अगर सैंक्शन लगाए, हाँ, हमने नई कंट्रीज की तरफ जहां हम नहीं गए थे हमने वहां देखा। यस यस यस। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि एक तरह से ये ठीक हुआ, हाँ, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी, एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। यस 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 यस। तो हम और भी स्ट्रॉन्ग निकलेंगे, Yes, दिखेंगे। yes, 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 yes. और ये हुआ भी है। हाँ हाँ हाँ, जब यूएस ने सैंक्शन लगाया तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने और कंट्रीज में बातचीत उस करना वक्त तो start स्ट्रेस कर आया था एक बार, तो उस समय स्ट्रेस आया था कि कैसे हम सरवाइव करेंगे। और सर देखिए, ये हमारा, जैसे अगर मैं कहूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हम लोग इंडियंस जो है Yes, ना, yes, yes. एक स्ट्रगल के साथ हम बड़े होते हैं। तो हमें कोई ज्यादा तो हमें डरते नहीं हैं कोई हम। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, जब हमने चैलेंजेस देखे ना, यस तब हम मतलब एक स्ट्रांगली हम खड़े हुए हैं। यस यस यस। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट की बात करूं, हाँ, तो ये अच्छा ही हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी नहीं रखनी। और हमारे इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो वो डे टू डे पे बहुत सारे इश्यूज हैंडल करते ही हैं, और जेनेटिकली हम लोग इस मामले में ज़्यादा मजबूत हैं। हम मजबूत हैं। हम चेंज को अडॉप्ट भी करते हैं और फाइट भी करते हैं और उसमें सक्सीड भी करते हैं। और फिर अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट्स की बात करूं तो हमें इतने अटेम्प्ट्स देने होते हैं। हाँ बिल्कुल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लंबी स्ट्रगल के बाद और बहुत रिस्क लेने के बाद और अननोन टेरिटरी में एंटर करता है। हाँ। तो उससे जब वो निकलता है, करता है, तो उसके लिए कोई भी डोमेन सीखना और करना आसान है। आप देखिए, जब कोई चार्टेड अकाउंटेंट बिजनेस में आते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। यस यस, क्योंकि उनको हर एंगल से वो बिजनेस को देख पाते हैं। यस यस। तो एक तो होता है कि हमने किसी को अपनी कंसल्टेंसी दी कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। एक होता है कि मैं खुद कर रही हूँ। ऐसा हुआ, अब आजकल के यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इवन सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग कंसल्टेंसी तो देते ही हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस को कौन समझता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर की मैक्सिमम जितनी भी चैलेंजेस हैं वो एक उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है। तो और एंटरप्रेन्योरशिप वो अपने एरिया में करता ही है। तो जब वो अब नए आ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो मैम हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जुड़े हुए मैटर में और आगे बढ़ते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार की कुछ अच्छी स्कीम्स जो एक्सपोर्टर्स के लिए हैं उनके ऊपर आप थोड़ा बताएं। ओके, तो अगर मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करूं जी, तो मैं पहले नाम बताऊंगी, एडवांस लाइसेंस, ओके, DFIA, ओके, EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। जी, फिर एक कैश इंसेंटिव आता है रोड टैप और ROCTL। ओके, इसके अलावा आप जो ड्यूटी पे करते हो वो ड्यूटी आपको रिफंड हो जाती है, सो दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक जिसे हम कहते हैं, राइट राइट, ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की कुछ स्कीम्स हैं Okay. जिससे कि एक्सपोर्टर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। एक मूवर्स करके मैंने सुना मैं था। बिल्कुल, तो वो सर मूवर्स इज कस्टम्स का एक अच्छा, मूवर्स इज कस्टम का एक स्कीम है। ओके ओके, तो मैं वहाँ पे मैं आ रही हूँ, तो ये तो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जी जी अगर मैं कस्टम की बात करूँ, जी मूवर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो EPCG, जी जी जी, मूवर्स, राइट, प्रोजेक्ट इंपोर्ट, ओके, ये 3 चीज़ें हैं। जी जी जब भी किसी बिजनेस को मशीन्स इंपोर्ट करनी है जी, तो उसको 3 स्कीम्स को देखना होगा कि वो कहाँ फिट बैठ रहा है। ओके, सो अगर कोई एक्सपोर्टर है जी और वो एक अपना नया सेटअप कर रहा है जी, और उसको ये पता है कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो वो EPCG ले सकते हैं। राइट, जब वो EPCG लेंगे तो ड्यूटी सेव होगी और उसके में एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा, वो उसको पूरा करना है। राइट, मूवर्स इज ए स्कीम जहाँ पे देयर इज अ नो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ओके ओके, और ये एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं है। अच्छा ये 2019 में एक स्कीम आई थी और ये इन्वेस्ट इंडिया की स्कीम है। अच्छा, इस स्कीम में आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल, देयर इज नो ड्यूटी। ओ, तो बेसिकली सर इसमें क्या करते हैं, आपके यूनिट को एक वेयर हाउस बना दिया जाता है। अच्छा, तो ये मूवर्स है, कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो लोगों को जागरूकता है इस स्कीम के बारे में? बिल्कुल जागरूकता नहीं। ओके, जागरूकता है खाली मल्टीनेशनल्स को, बड़ी कंपनीज को, क्योंकि वो एक स्टेप आगे रहती हैं। क्योंकि उनके पास अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, हाँ, उनके एडवाइजर्स हैं, EY, डिलॉयट, यस, तो वो लोग उनके कंसल्टेंट्स हैं, इसलिए वो जागरूक हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स इस शो को देख रहे हैं वो समझेंगे कि आप बिजनेस में बहुत तरह के कंसल्टेंट्स रखते हैं, एक आप फॉरेन ट्रेड के लिए भी एक कंसल्टेंट जरूर रखें। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर आप डील करते हैं यस यस, तो डेफिनेटली आपको बात करनी चाहिए। राइट, सर इसके अलावा, स्कीम्स के अलावा कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे मैं बात करूं ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ओके, तो जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि ऑथराइज्ड हैं ये ऑपरेटर्स हमारी कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। राइट, तो इट्स ए काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन जिसमें कस्टम्स देखते हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस हाउस जिसमें सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं, अच्छा, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, आपका HR डिपार्टमेंट प्रॉपर काम कर रहा है, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर काम कर रहा है, आपके पास फैक्ट्री स्टफिंग है, आपके कार्गोज जब आते हैं और जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। तो कोई भी ऐसे बिजनेस हाउसेस अगर वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको एक सर्टिफिकेशन दे देती है कि ठीक है आप ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर हो। अब जब वो पोर्ट पे जब उनके कंटेनर जाएंगे उनकी स्कैनिंग्स नहीं होंगी। अच्छा, उनको जहाँ पे एक कंटेनर आने में और जाने में जहाँ 4 दिन लग रहे थे, 24 आवर्स में उनके कंटेनर्स निकलेंगे। ओके, और लेट्स सपोज मेरे पास कई ऐसे इंपोर्टर्स हैं जिनके महीने में 20 शिपमेंट आ रही है, जी जी, तो एवरी टाइम आपको ड्यूटी पे करनी पड़ रही है। यस यस यस, अगर आप AEO हो जी, तो आपको महीने में खाली 2 बार ड्यूटी पे करनी है। तो इसका मतलब इसको हम प्रोसेस हेल्थ चेक बोल सकते हैं, ये वाली सर्विस कि आप अपनी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें और उनको स्मूथ करें, जिससे ये सारे एडवांटेज, बहुत बड़े एडवांटेज हैं। Yes. तो यस, और ये भी जैसे आप पूछेंगे किनके पास है, तो अगेन जो बड़ी कंपनियां हैं उन लोगों के पास ये। राइट राइट, बट गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है, सेमिनार्स होते हैं कस्टम्स के, उसमें जितने भी इंपोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स हैं उनको बताया जाता है कि, और सर ये जो AEO है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट साइन कर रही है विद अदर कंट्रीज। ओके, तो आपको इसका बेनिफिट इंडिया में तो मिलेगा ही मिलेगा, जी जी, अदर कंट्रीज में जब आपका कंटेनर जाएगा तो वहाँ पे भी वही आपको फ्लोलेस सर्विसेज मिलेगी। ग्रेट ग्रेट। मैम आप दिल्ली NCR से ऑपरेट करते हैं, स्पेशली गुड़गांव से, और जयपुर आपका सेकंड ऑफिस है, मतलब वहाँ से आपने स्टार्ट किया था।
पर आप जो से पैन इंडिया कस्टमर्स को सर्व कर लेते हैं यहाँ से? हम पैन इंडिया कस्टमर्स को सर्विसेज मतलब बिल्कुल सर्व करते हैं। जैसे उसका रीज़न ये है कि सर जैसे आपको रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट है, स्कॉमेट है, पॉलिसी रिव्यू कमेटी है, ईपीसीजी कमेटी है, आप कहीं भी हो इंडिया में आपको दिल्ली आना है। ओके। सो अगर मैं डीजीएफटी की बात करूं तो डीजीएफटी में 24 रीजनल ऑफिसेज हैं जी। फॉर एन एग्जांपल जयपुर एक रीजनल ऑफिस है जो कि पूरे राजस्थान को सर्व करता है। ठीक है। दिल्ली जो रीजनल ऑफिस है वो राजस्थान, हरियाणा, मेरठ, पानीपत, सोनीपत, आसपास के उत्तराखंड, रुद्रपुर इनको सर्व करता है। तो इस तरीके से 24 रीजनल ऑफिसेज हैं और एक हेडक्वार्टर है डीजीएफटी का वाणिज्य भवन जो ऑल ओवर इंडिया को सर्व करता है। वो दिल्ली में है? वो दिल्ली में। ठीक है। तो इसलिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसलिए हम पूरा ऑल ओवर इंडिया पैन तो इंडिया। आप अगर रीजनल कहीं भी ऑफिसेज कहीं भी हो पूरे देश में, वहाँ अगर आपका उस स्पेशली स्टेट में आपका होगा तो आप वहाँ जाते हैं और हैंडल करते हैं वो सारे मैटर्स? सर देखिए जहाँ तक जाने की बात है, जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हमारी कंप्लाइंसेस ठीक है, अगर हमारा पेपर वर्क ठीक है, राइट, एवरीथिंग इज डिजिटल दीज डेज। सो जैसे मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, यस। तो अभी हमारी फिजिकल विजिट्स की जरूरत नहीं होती है। काफी कुछ ऑनलाइन हो चुका है। मुझे लगता है डीजीएफटी का बहुत सारे काम सब ऑनलाइन है। सब ऑनलाइन है। अगर आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और अगर कोई कंसल्टेंट किसी एक्सपोर्टर को ये बोल भी रहे हैं कि हमें जाना होता है, हमें करना होता है, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आप उनसे मिलने जा सकते हैं, उनके समझ सकते हैं बिजनेसेस को, उनकी टीम्स को ट्रेन कर सकते हैं, यू नो। हाँ, अगर जैसे कोई बिजनेस हाउस है वो ये चाह रहे हैं कि आप हमारी टीम जैसे चेन्नई में कोई बिजनेस है, राइट, तो हम उनको पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताएंगे, एप्लीकेशंस कैसे फाइल होंगी, डॉक्यूमेंट क्या है, पेपर वर्क क्या है, वो सारा हम बताएंगे। ओके, एक्सीलेंट। मैम मेरा अगला क्वेश्चन है प्रमोशनल काउंसिल्स के ऊपर। काफ़ी सारी प्रमोशनल काउंसिल्स हैं, तो उनमें से कुछ जो अच्छा काम कर रही हैं और जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जी, जैसे फार्मा अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं जी, तो आपको फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है। ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेक्टर से है तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। ओके। एंड वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एसईपीसी सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की हमें मेंबरशिप लेनी होती है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स क्या करती हैं सर, जैसे एसईपीसी है, अभी उनकी डेलीगेशन जारी हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड। ओके। वो क्या करेंगे, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं उनके साथ हूँ, मेरे पास उनकी मेंबरशिप है, तो वो हमें इनवाइट करेंगे कि हमारी डेलीगेशन ऑस्ट्रेलिया जा रही है और वहाँ के डिपार्टमेंट से और वहाँ जो भी कंपनीज है जो हमारी सर्विसेज लेना चाहेंगी या वो इंडिया में आके इनको बिजनेस सेटअप करना है, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एक गैप जो होता है मेरे बीच और जो ऑस्ट्रेलिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके बीच, उस गैप को वो फिल करते हैं। ओके, राइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये। इंपॉर्टेंट रोल है। टाइमली इनके सेमिनार्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की मेंबरशिप लेते हैं तो एक तो ये बेनिफिट हो गया कि आप बाहर जाके आप अपने बायर से, सेलर से आप मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि पॉलिसी का अपडेट इनके पास होता है। ओके। तो अगर आप मेंबर हैं तो टाइमली सर्कुलर्स, नोटिसेस, जो भी अपडेट होता है पॉलिसी में वो आपको सेंड तो आप रिकमेंड करते हैं कि लेना चाहिए इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को इनकी मेंबरशिप? सर मेरा रिकमेंडेशन मतलब कोई मतलब का नहीं है क्योंकि इट्स मैंडेटरी। अच्छा, ओके। अगर आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कोई भी बेनिफिट लेना है जी तो आपके पास वो मेंबरशिप होना इज मैंडेटरी। ओके, अच्छा। अदरवाइज आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके, वेरी तो इसीलिए फीओ है। जी। सो फीओ इज लाइक जहाँ आप कहीं फिट नहीं बैठते वो फीओ में आ जाओ आप। अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। ओके। और एपेडा करके भी? एपेडा इज बेसिकली रिलेटेड टू फूड। अच्छा, ओके। तो वो फूड से रिलेटेड होगा तो उसका तो सेक्टर स्पेसिफिक अलग अलग काउंसिल्स हैं और एक से ज़्यादा काउंसिल का भी ले सकता है कोई मेंबर बन सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। ओके। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप फीओ की मेंबरशिप ले सकते हैं। अच्छा। तो आपको अलग अलग मेंबरशिप लेने की जरूरत तो इस विषय में भी आप गाइड करते हैं मेंबर्स को? हाँ सर,
क्या है, हमें कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से, ठीक है, और कुछ बेनिफिट जैसे अपेडा है, हाँ हाँ, अपेडा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेस से मिलके, जी जी, जैसे आपने लेट्स सपोज एक्सपोर्ट करना है फूड से रिलेटेड कोई भी आइटम, तो आपको ह्यूज बेनिफिट्स दे रहे हैं, अच्छा, बेनिफिट्स अप टू 2 करोड़। ओके ओके, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास अपना एक बजट होता है, तो वो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आप इंसेंटिव्स ले सकते हैं उनसे। काफ़ी कुछ है मतलब शेयर करने के लिए, बहुत कुछ है सर। इवन मैं अगर एक एक स्कीम की बात करें तो एक एक स्कीम अपने आप में पूरा एलोबरेट हो सकती है, डिटेल वर्क हो सकता है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 8 से 9 चैप्टर हैं जी, तो चैप्टर 1 जनरल बात करता है, चैप्टर 2 जनरल बात करता है सर। इंसेंटिव्स के अलावा राइट, अब रशिया से INR आ रहा है, जी जी जी, रशिया से जब हम पेमेंट्स लेते हैं, एक्सपोर्टर्स पेमेंट लेते हैं, यस यस, तो वो INR है, फॉरेन करेंसी तो नहीं है, बट अगर INR भी आपके पास आ रहा है तो वो एक्सपोर्ट में काउंट होता है, इक्विवेलेंट टू USD। ओके, आपके वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा कि वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या हैं, यस, तो वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा जैसे होटल्स हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, हाँ, वैसे ही कैटेगरीज है एक्सपोर्टर्स की, यस, तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ओके, तो अगर आपके पास ये स्टार्स हैं, यस, लेट्स सपोज आपका टर्नओवर जो भी पॉलिसी में बताया गया है और आप 2A स्टार एक्सपोर्ट हाउस हैं, तो आपको अलग बेनिफिट्स हैं। आपको आपके सैंपल्स जाने हैं, उसमें आपको कस्टम नहीं रोकेगा, ओके, आपकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाती है, यस, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मतलब विषय हैं इसके ऊपर, और आप मैम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं उनके डिटेल्स शेयर करूँगा, और मैं साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा इससे रिलेटेड आप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च करें। और मैडम का जो ऑर्गेनाइजेशन है M&M ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी टीम साइज़ भी काफ़ी डिसेंट टीम साइज़ है मैम, और मुझे लगता है आपका इंटरनल भी जो है नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज अपडेशन आपको अपने इंटरनली भी करते रहते हैं अपने टीम्स का भी। बिल्कुल सर, मेरी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, लॉयर्स हैं, ओके, और अकाउंटेंट्स हैं, राइट। तो मैं मतलब बहुत सारे CAs आपकी के साथ मतलब कोलैबोरेशन कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट राइट, ओके। अब एक बड़ा विषय आता है आजकल, जैसे रुपी की गिर रहा है मतलब, और ये कब बढ़ेगा? कोई आपको क्या लगता है मतलब हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करने होंगे, क्या करना होगा हमें, या किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ या किसी स्पेसिफिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाना होगा? ये कैसे मैनेज होगा जिससे जिस दिन हम देखेंगे कि हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है? सर मतलब पहली चीज़ तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है या हमें रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल, यस, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग में काम करना होगा, राइट, जो धीरे धीरे हो भी रहा है, जो धीरे धीरे हो भी रहा है। जैसे हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैंने सुना इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत शानदार कर रहे हैं, है ना, इंडिया बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, वर्ल्ड लेवल पे ऊपर हो रहा है। आप देखिए कि डिफेंस में कर रहे हैं हम बहुत अच्छा, डिफेंस में हम अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे इंस्पेक्शंस हैं, ऑडिट्स हैं, चेक्स हैं, वो कंट्रोल्स मजबूत करने होंगे, वो कंट्रोल्स हमें स्ट्रॉन्ग करने होंगे, इसीलिए सारी स्कीम्स हैं। तो इसका मतलब सरकार के साथ साथ जो बिजनेसेस हैं उन्हें भी अपने आप को उसी अलाइन करना होगा, अपडेट करना होगा, अलाइन करना होगा, यस। क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर तो करना चाहते हैं, इच्छा भी रखते हैं, पर उसके लेवल का आपको क्वालिटी देना भी होगा और इंटरनली मैनेज भी करना होगा। बिल्कुल करना होगा। आप चाइना जाइए जी, आप वहाँ का एक यूनिट देखिए मैन्युफैक्चरिंग का, और आप इंडिया का एक यूनिट है वहाँ देखिए आप, बड़ा गैप है, बहुत गैप है। यस 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 यस, तो आपको चाइना से compete करना है, यस यस, आपको अदर कंट्रीज के साथ compete करना है। और सर ऐसा नहीं है कि हम लोग compete नहीं कर रहे। मेरा एक विजिट था इटली में, मेरा एक विजिट था, काफ़ी बड़ी कंपनी है बोटेरो करके, मैं उन लोगों से मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम इंडिया से प्रोक्योर करते हैं और जब हम यूरोप से प्रोक्योर करते हैं तो हमें इंडिया से प्रोक्योर करने के बाद हम 50 से 60% कॉस्ट सेव करते हैं। ओके,
और इंडिया में बहुत ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन करके वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ राइट, ऐसा नहीं है कि हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। सरकार ओवर ए पीरियड आपको लगता है अच्छा काम कर रही है? सर देखिए क्या होता है, अब बहुत से बिजनेस हाउसेज में आप मिलेंगे, उनको लगेगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही। अच्छा, लेकिन जब आपको पॉलिसीज का पता नहीं है, आपको सब्सिडीज का पता नहीं है, आपको इंसेंटिव्स का पता नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही? यस 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 यस, मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको बिजनेस करना है राइट, तो सर इतनी सब्सिडीज हैं। आप, मैं बताती हूँ आपको फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक्सपोर्टर हैं, राइट, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर जाना होगा, किसी को बोलना होगा साहब ये मेरा प्रोडक्ट है। हाँ हाँ हाँ, सर सरकार आपको एरोप्लेन का किराया भाड़ा भी दे रही है। अच्छा, हाँ, MAI करके एक स्कीम है। अच्छा, उसमें अगर कोई भी डायरेक्टर विजिट करते हैं किसी भी एग्जीबिशन को, तो आपको इन अ ईयर 2 लाख रुपीस। और मैम शायद उसमें एग्जीबिशन लगाने का भी खर्चा सरकार देती है, ऐसी भी कोई स्कीम है? बिल्कुल देती है, मतलब वो रिबेट देती है। हाँ, मतलब पूरा खर्चा तो नहीं देती, बट रिबेट देती है। यस, गवर्नमेंट आपको आने जाने के लिए पैसा दे रही है, गवर्नमेंट आपको रॉ मटेरियल के लिए आप इंपोर्ट करोगे तो ड्यूटी नहीं चार्ज कर रही, आपको कैपिटल गुड्स के लिए ड्यूटी चार्ज नहीं कर रही। फिर जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ड्रॉबैक मिल रहा है, यस यस, रोड टैप मिल रहा है, ROCTL मिल रहा है, और टैक्सेशन के बेनिफिट जो मिलते हैं वो अलग हैं ही। और अगर आप, गवर्नमेंट कहती है कि आप उत्तराखंड आओ, आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, आपको लैंड जो है वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं ले रहे हैं, आपको कहते हैं साहब हम 10 साल तक GST नहीं लेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स कम कर देंगे। तो सर मुझे नहीं लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही। मैं समझ सकता हूँ, और शायद तभी हम लोग जो, अगर हम GDP की बात कर रहे हैं और जिस तरह से हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, तो मुझे लगता है दिशा सही है। साथ साथ बस इंटरनली हमारे को भी ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा एज ए बिजनेसमैन। एट द सेम टाइम हमारा जो प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम है उसको भी मजबूत होना पड़ेगा और अलाइन होना पड़ेगा। हाँ, मतलब जैसे प्रोफेशनल मींस वी चार्टेड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज और लॉयर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को पहले अपडेट होना होगा। यस यस यस, क्योंकि आप ये देखिए कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो एक कंपनी सेक्रेटरी और CA का रोल आता है। यस, अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो हम हमारे उन बिजनेस हाउसेस को हम क्या बताएंगे? यस यस, तो अगर मतलब हम बेसिकली हम स्पाइन है, राइट राइट राइट, तो हमें अपडेटेड रहना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो ऐसा बोला भी जाता है कि मतलब जैसे बॉडी में जो ब्लड होता है, जैसे फाइनेंस होता है किसी बिजनेस में, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो फॉरेन ट्रेड में आ जाए तो और ही शानदार काम हो जाता है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है पूरी इकोनॉमी पे वो बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, सरकारें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आज किसी गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल लेवल पे आपके रिलेशंस इस बात से भी डिफाइन होते हैं कि आपका बिजनेस कितना हो रहा है उसके साथ। और इंटरडिपेंडेंसी है, मतलब हम इंपोर्ट भी करते हैं उस सामान को रॉ मटेरियल के फॉर्म में किसी भी कंट्री से जहाँ में ज़रूरत होती है, फिर उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वो एक्सचेंज जो है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द जो ग्लोब है, मतलब इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट इतना ही है कि आप अच्छा काम करें। जैसे चाइना माल बनाता है, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं उसका सामान तो क्या करेगा माल बना के? तो मतलब वो माल बनाना भी है और माल बेचना भी है। तो आपका जो मैम नॉलेज शेयरिंग है, जो एक छोटा सा ग्लिम्स हमने इस एपिसोड में लिया, मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और फिज़िकल और डिजिटल मोड में हमारे प्रोफेशनल्स तक भी पहुँचेंगे और इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स तक भी पहुँचेंगे, और आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आप दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस चर्चा को अगले एपिसोड्स में आगे बढ़ाएंगे, डिटेल में स्कीम बाय स्कीम बात करेंगे। शो को ख़त्म करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे द बिजनेस सर्कल के चैनल पार्टनर्स को। दिनांक टाइम से हमारे अमित गोयल जी चीफ एडिटर, उनका धन्यवाद देता हूं। देवाला संस्थान से ऋचा सिंगल जी का धन्यवाद देता हूं। मैम का धन्यवाद देता हूं M&M ग्लोबल सर्विसेज की तरफ से। और मैं आशा करता हूं हम इसी तरह के और अच्छे एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।